विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा कि हम इस बिल को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। नई संसद का इससे बेहतर आगाज और क्या हो सकता था। जो सपना 27 साल से अटका था, उसे साकार करने के लिए श्री गणेश नई संसद में हुआ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। नई संसद का पहला बिल लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने का। देश की राजनीति में महिलाओं को पक्की भागीदारी देने के लिए मोदी सरकार ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन बिल पेश कर दिया। महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद विवाद हुए हैं। महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। महिला आरक्षण का यह बिल 128वां संविधान संशोधन बिल है। इसमें 15 साल के लिए 33% महिला आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन जब यह बिल इस मुकाम पर पहुंचा कि उसके पास होने में कोई संकट नहीं, तो होड़ मच गई क्रेडिट लेने की। मैडम, महिला आरक्षण, Women's reservation bill, finally is coming. Women's reservation bill. महिला आरक्षण पर ये दर्द ए कांग्रेस नई संसद के पहले दिन की कार्रवाई में झलका। वो क्रेडिट हमको देते नहीं, लेकिन मैं उनके नोटिस को लाना चाहता हूं कि वुमेन रिजर्वेशन बिल ये ऑलरेडी पास्ड इन 2010, लेकिन इसको बाधा आ गई तो उसमें वही रुक गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है, आज तक जीवित है, राज्यसभा में पास हुआ है। हमारी CWC कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जो रेजोल्यूशन पास हुआ वो तब पारित हुआ, उसमें ये मांग की गई है। ध्यान है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने पत्र भी लिखा था हमारे प्रधानमंत्री जी को, पत्र लिखा था। एक और महिला आरक्षण पर क्रेडिट का हंगामा है। दूसरा पेच ये कि इसमें मोदी की कथित गलतियां कहां हैं। लिहाजा ढूंढ निकाला गया महिला आरक्षण बिल का एक क्लॉज ये कि परिसीमन के बाद महिला आरक्षण बिल लागू होगा। बस इसी बिंदु के आधार पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ये कहने लगे, ये कुछ और नहीं बल्कि इवेंट मैनेजमेंट है। ईवीएम बताने के पीछे दलील ये कि परिसीमन जनगणना के बाद होगा। जनगणना हुई नहीं, ऐसे में 2024 में लागू नहीं होगा, तो फिर ये केवल चुनावी झुंझुना है। वाह, जो मांग 27 साल से अटकी है, जिसके लिए 1996 से बार बार संसद में बिल पेश किए जाते रहे, वो अगर 2024 में ना सही 2029 में सही साकार हो जाए तो वो इवेंट मैनेजमेंट है। अगर 2024 में ही महिला आरक्षण लागू होता तो क्या आरोप नहीं लगता कि राजनीतिक दलों को तैयारी का मौका दिया नहीं गया?
कांग्रेस ने अपना तेवर आज ही दिखा दिया। बिल जब इंट्रोड्यूस हुआ तो व्यवधान पैदा किया, हंगामा किया। सोनिया गांधी जी स्वयं सदन से गायब रही, राहुल जी पीठ दिखाकर चले गए। संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण देश की आधी आबादी को खुद की मजबूत आवाज देने का एक सुनहरा सपना है। अभी देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी क्या है, इसे इस आंकड़े से समझ लीजिए। लोकसभा में लगभग 15% महिलाएं हैं, जबकि अधिकतर विधानसभाओं में 10% से कम महिला जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन जब नई संसद के पहले बिल से महिलाओं की भागीदारी पर ये स्थिति बदलने की पहल हो चुकी है, तब भी विरोध के अजब गजब सुर सुनाई पड़ रहे हैं। मसलन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बिल पर पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए का नारा उछाल दिया। उनका बयान है कि महिला आरक्षण लैंगिक न्याय और सामाजिक न्याय का संतुलन होना चाहिए। इसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी महिलाओं का आरक्षण निश्चित प्रतिशत रूप में स्पष्ट होना चाहिए। हम चाहते हैं इसमें ओबीसी महिलाओं का भी कोटा निर्धारित हो, और इससे ज़्यादा जरूरी बात यह है कि सरकार 9 साल के बाद ये बिल लेकर आई है और ये आने वाले चुनाव में लागू नहीं कर पाएंगे। हिजाबी प्रधानमंत्री का ख्वाब दिखा चुके एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी को महिला आरक्षण में सीधे सीधे मुस्लिम कोटा चाहिए। आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। महिला आरक्षण बिल पर अखिलेश, असदुद्दीन जैसे नेताओं की फिक्र पर तो फिर भी पिछड़ा और मुसलमान वगैरह वगैरह हैं। लेकिन यहाँ तो दर्द पॉलिटिक्स इस बात पर भी है कि संसद में अभिनेत्रियां ना दिखें। मेरा साफ मत है कि महिला बिल में गांव का दर्शन दिखना चाहिए, ताकि दलितों का, अत्यंत पिछड़ों का प्रतिनिधित्व हो सके। अगर आप महिला बिल का स्वरूप सिर्फ यूं ही रखिएगा तब तो फिर पता चलेगा कि फिल्म अभिनेत्रियों की एक बाढ़ सी आ गई पार्लियामेंट के अंदर में, जो हाई प्रोफाइल की महिलाएं वही जाएगी। वाह, महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद लालू प्रसाद जी अपने पार्टी से गांव की महिलाओं को टिकट दे दें तो उन्हें किसने रोका है? खैर, जिस तरह महिला आरक्षण बिल पर सोशल इंजीनियरिंग का मुलम्मा चढ़ाने की कोशिश है, ऐसे में नारी शक्ति वंदन बिल का ये प्रावधान जरूर जान लेना चाहिए। 1/3 महिला आरक्षण के भीतर SC/ST कोटे का प्रावधान किया गया, यानी जिस तरह सभी लोकसभा और विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण है, वही व्यवस्था महिला आरक्षण के भीतर की गई। महिला आरक्षण लागू हो जाने के बाद कुल 181 महिलाएं कोटे के जरिए लोकसभा में पहुंचेंगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जो आज तक कोई नहीं कर पाया, जो कल तक केवल लाते तो थे बिल, पास नहीं कराते थे, मोदी जी लाए भी हैं, पास कराएंगे भी। तभी तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। अभी रक्षाबंधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को LPG सिलेंडर पर 200 रुपए छूट का तोहफा दिया। महिला आरक्षण शायद प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी ही गारंटियों का एक सिलसिला है, एक कड़ी है। मोदी की गारंटियों में नया भारत है। जिस तरह नए भारत में पुरानी से नई संसद का सफर तय किया गया, जिस तरह से नई संसद से राजनीति को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश की गई, उसी तरह मोदी का महिला आरक्षण वाला ये कदम एक और इतिहास बनता हुआ देखा जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। कहते हैं दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होता हुआ आता है, यानी कि अगर आपको दिल्ली जीतनी है तो उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत की जरूरत होती है। और इसी फॉर्मूले की तलाश में आरएसएस और बीजेपी लखनऊ में जुटे हुए हैं कि किस तरह कोई फॉर्मूला ऐसा हाथ लगे जिसमें 80 की 80 सीटें बीजेपी के पाले में आ जाएं। ये कैसे होगा, क्या हो रहा है, किस तरह की बातचीत चल रही है, क्लोज डोर में कौन सी मीटिंग, कौन से फॉर्मूले की तलाश हो रही है, देखिए इस रिपोर्ट में।
संसद का पुराना भवन इतिहास हो गया और नई इमारत ने इतिहास रच दिया। मौका फोटो सेशन और संसद के नए भवन में प्रवेश का भले हो, लेकिन बड़े बदलाव की शुरुआत की कहानी सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। देश की सियासत का रुख बदलने पर बड़े मंथन की एक तैयारी लखनऊ में चल रही है, जिसने बीजेपी के विरोधियों की नींद उड़ा दी है। वजह है आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत का लखनऊ का जल्द होने वाला दौरा। संघ प्रमुख 22 से 24 सितंबर तक उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी बैठक हो सकती है। कहने को यह संभावित बैठक भले ही औपचारिक सी लग रही हो, लेकिन जिस तरह से आरएसएस सामाजिक पैठ बढ़ाने के तूफानी अभियान में जुटा है, उसका 2024 के लोकसभा चुनाव पर असर पड़ना तय है। चीता मृगझुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज है, तेज तम अंश पर, काना जिमि कंस पर, त्या मलेच्छ वंश पर, शेर शिवराज है। इससे पहले मंगलवार को लखनऊ में संघ और बीजेपी की समन्वय बैठक हुई। माना जा रहा है कि इसमें हर संसदीय क्षेत्र के रिपोर्ट कार्ड पर मंथन हुआ। सूत्रों की माने तो इसको लेकर बीजेपी और आरएसएस के नेताओं ने अपनी अपनी रिपोर्ट को मिलाकर देखा। चर्चा इस बात की भी है कि समन्वय बैठक में घोसी उपचुनाव में बीजेपी को लगे झटके पर भी बात हुई। घोसी के विधानसभा उपचुनाव में क्यों हार हुई, इसकी वजहों पर भी मंथन हुआ। यूपी में बीजेपी इस वक्त मिशन 100% यानी लोकसभा की 80 में से 80 सीटें जीतने के अभियान में जुटी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ दौरे पे आ रहे हैं। हालांकि इसका सीधा संबंध सियासत से नहीं है, लेकिन संगठन से जरूर है। संघ प्रमुख आरएसएस के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम को लेकर अवध प्रांत की बैठक में शामिल होने वाले हैं। 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे होने वाले हैं। संघ का मकसद 2025 तक हर दलित और मलिन बस्ती तक अपनी पहुंच बनाने का है, हर परिवार से खुद को जोड़ने का है। लेकिन मोहन भागवत के दौरे पर अटकलें इसलिए भी तेज हैं क्योंकि अगले साल ही लोकसभा के चुनाव है और इससे पहले जनवरी में अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। आंदोलन चला, बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रश्न करते थे, लेकिन वे प्रश्न सब पीछे छूट गए हैं। उत्तर आप सबके सामने है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण। कहा जा रहा है कि मोहन भागवत जो है वो 22 तारीख को लखनऊ में आने वाले हैं। उससे पहले जो बैठक हो रही है, तो कई ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको लेकर ये चर्चा आज यहाँ पे चल रही है। माना ही जा रहा है कि इस बैठक के बाद जो फीडबैक होगा सरकार के लिए, संगठन के लिए, संघ की ओर से, उसको लेकर पार्टी जो है वो आगे भी बढ़ेगी। संघ चाहता है कि जब 2025 में उसकी स्थापना के 100 साल पूरे हों तो पूरे देश में अपनी विचारधारा का डंका बजे। वो तमाम एजेंडे पूरे हों जिसके लिए दशकों से आरएसएस के स्वयंसेवकों ने पीढ़ियां खपाई हैं। इसका सबूत ये है कि हाल के दिनों में संघ ने जो भी कहा, सरकार ने उसको जमीन पर उतार कर करते हुए दिखाया है। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। इसके हफ्ते भर बाद 9 सितंबर को G20 की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के आगे इंडिया की जगह भारत शब्द लिखा नजर आया। इसके बाद 14 से 16 सितंबर तक पुणे में हुई संघ की समन्वय बैठक में प्रस्ताव पास हुआ कि सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका बढ़े। इसके लिए संघ प्रेरित संगठन प्रयास करेंगे। संघ की समन्वय बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। 16 सितंबर के बाद सिर्फ 3 दिन बीते और नए संसद भवन में पहले ही दिन महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया गया। 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। बीजेपी आरएसएस के हर एजेंडे को पूरा करने में जुटी है, ये बात पूरी तरह साफ है, जिसके लिए यूपी में उसके 2 बड़े मिशन हैं। पहला, जातिवादी राजनीति खत्म करना और दूसरा, मुस्लिम समाज के बीच पैठ बढ़ाना।
अगर ये दोनों मिशन पूरा हुआ तो फिर सियासत की तस्वीर बदल जाएगी। पड़ोसी राज्य बिहार में भी जातिगत चुनावी समीकरण ध्वस्त हो सकते हैं। लेकिन इस नई सोशल इंजीनियरिंग को समझने के लिए जरा यूपी में मुस्लिम बहुल सीटों का गणित समझ लें। यूपी के 1,60,000 से अधिक बूथों में से लगभग 30,000 पर मुस्लिम वोटरों की मजबूत मौजूदगी। यूपी की 29 लोकसभा सीटों पर निर्णायक मुस्लिम वोटर, 23 सीट पर 20% से ज्यादा मुस्लिम तो 13 सीट पर 30% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता। 20% मुस्लिम वोटर वाली सीटों में से 2014 में एनडीए ने 22 पर जीत हासिल की थी तो 2019 में सिर्फ 15 सीटें ही जीत पाई। इस बार सभी 29 सीटों पर बीजेपी की परचम फहराने की तैयारी है। बैठ के फैसला कर लीजिए कि ओवैसी किसका एजेंट है। यही वो वोट बैंक है जिसको लेकर कभी ओवैसी मुस्लिम कार्ड चलते हैं तो कभी एसपी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क नए संसद भवन में नमाज पढ़ने की जगह की मांग करते नजर आते हैं। नमाज पढ़ने के लिए तो यहाँ भी जगह नहीं, ये तो नहीं बनी है, नहीं बनी है। ये तो उन्हें सोचना चाहिए वो नमाज पढ़ने की इजाजत या कोई जगह कैसे बनाएंगे जबकि नफरत फैला रखी है उन्होंने। भले मुस्लिम वोट बैंक पर सियासत करने वाले ये नेता अपने अंदाज में बयानबाजी करें, लेकिन पीएम मोदी भी सीधा लेकिन सधा हुआ संदेश देने में पीछे नहीं रहे। और यही सदन है आदरणीय अध्यक्ष जी, जहां शफीकुर रहमान जी 93 की एज में भी सदन में अपना योगदान देते रहे, जबकि उनकी उम्र 93। एसपी बीएसपी को लेकर कांग्रेस और ओवैसी के मुस्लिम दांव पर बीजेपी की पैनी निगाहें हैं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक जहां बड़ी तादाद में मुस्लिम आबादी है वहां आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव के फॉर्मूले को आजमाया जाएगा। माना जाता है कि संघ की सलाह पर ही मुस्लिम आबादी में 85% की हिस्सेदारी रखने वाले पसमानदा समाज में पैठ बढ़ाने का काम शुरू हुआ था। खुद पीएम मोदी ने भी कई बार इसके लिए आवाज उठाई। बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव में यूपी में कामयाबी के साथ मुस्लिम कार्ड को आजमाया। पार्टी ने करीब 400 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, इनमें 80% पसमानदा थे, इनमें करीब 70 ने जीत हासिल की। लोकसभा चुनाव में भी ये कार्ड चला जा सकता है। देखिए बहुत बड़ा अक़लियत का तबका है तो वहाँ पर अनाज वाटप की जो योजना है, घर बनाने के लिए सरकार जो आपको मदद मुहैया कर रही है वो थोड़ी कौम देख कर रही है। बाकायदा वहाँ उनको मदद दी जा रही है और वहाँ का मुसलमान खुश है। अब ये समझिए कि संघ की मुसलमानों को लेकर क्या नीति है। देश की मुख्य धारा में सक्रियता से जोड़ना, मुस्लिम बुद्धिजीवियों से लगातार संवाद, साझा संस्कृति की भावना बढ़ाना, मुस्लिम तुष्टीकरण की सोच का नुकसान समझाना, लाभ के लिए या कोई इस तरीके से जिसको कहते हैं ना हम तुष्टीकरण वाली, ऐसा कोई वो नहीं है। उनका मकसद सीधा सीधा ये है कि हिंदुस्तान का मुसलमान हमारा है, हमारे देश का निवासी है और उसकी वो जो हमारी योजनाएं बने उसकी योजनाओं का जो असर जो है ना या उसकी योजनाओं का जो लाभ जो है आखिरी पंक्ति में खड़े हुए मुसलमान को भी मिलना चाहिए। संघ की ये सोच ही रही जिसे बीजेपी सरकार में जमीन पर उतारने की कोशिश हुई। अब बीजेपी का मुस्लिम दांव क्या रहा है ये समझिए। सबका साथ, सबका विकास का भरोसा, 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं को आजादी, पुरुषों के बगैर मुस्लिम महिलाओं को हज पर जाने की इजाजत, गरीब मुसलमानों को लाखों की तादाद में घर। लेकिन राजा चरित्रवान है, लोक कल्याण के लिए समर्पित है, तो भागीरथी की गंगा को बहने में कोई देर नहीं लगती, उसकी सुगंध को फैलने में कोई देर नहीं लगती है। यही वजह है कि बीजेपी विरोध में वो दल बेचैन हैं जिनकी सियासत का आधार ही मुस्लिम वोट बैंक है। तभी तो शफीकुर रहमान बर्क नई संसद में इबादत के लिए जगह खोजते हुए नजर आए। वो ये जानते हैं कि संसद में सर्वशक्तिमान होता है संविधान और संसद में इस तरीके के पूजा स्थल बनाने का ना तो नियम है और ना ही परंपरा। अब बीजेपी मुस्लिम वोट बैंक की धुरी पर चलने वाली सियासत को पूरी तरह बदलने में जुट गई है, जिसके लिए यूपी में सबसे बड़ा अभियान आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।